दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरौंडा में। खुशी की खबर आ रही है सामने। शेयर करते रहिए साथ के साथ और अपनी राय भी जरूर देते रहिए। 9 दिन की कड़ी अथक प्रयासों के बाद दहशत के बीच से दिन रात किस तरह से बिताए वो भी पूरी व्यथा आपको दिखाएंगे। लेकिन खुशी की खबर यह है कि घरौंडा की बेटी रिद्धि शर्मा यूक्रेन से अपने घर वापस आ गई है। पूरा परिवार जो पिछले 9 दिन से लगातार दहशत में था, खाना पीना छोड़ दिया था, आस पड़ोस के लोग भी दुआएं कर रहे थे, मंदिरों में जाके गुरुद्वारे में जाकर के दुआएं कर रहे थे। अब उनके चेहरों पर रौनक लौट आई है। जैसे ही रिद्धि घरौंडा वापस लौटी, आस पड़ोस के लोग भी जो है वो पहुंच गए। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि किस तरह से मिठाई खिला करके, फूल दे करके जो है रिद्धि का सम्मान किया जा रहा है। देखिए मोहल्ले पड़ोस में जो है इनकी आंटी है, इनका मुंह मीठा करवा रही है। खुशी, रिद्धि के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। परिवार में आज 9 दिन के बाद जिस तरह से दहशत थी, उसके बाद आज चेहरे पर रौनक लौटी है। रिद्धि की बहन भी देखिए आज मुस्कुरा रही है। उनके पड़ोस में जो सहेली है वो भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुंह मीठा करवाया जा रहा है। रिद्धि से भी जानेंगे कि ये 9 दिन उन्होंने कैसे बिताए, जहां एक तरफ जोरदार तरीके से बमबारी हो रही थी, सायरन गूंज रहे थे, खतरे के सायरन गूंज रहे थे, बंकरों में रह रहे थे। किस तरह से इन्होंने अपने शहर से रोमानिया बॉर्डर तक का करीब 2000 किलोमीटर का सफ़र तय किया और बॉर्डर पर 1.5 दिन और रात बिताए। बर्फबारी हो रही थी, उस बर्फबारी के बीच में इस गुड़िया ने एक पूरी रात बिताई। उसके बाद रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया। 2 रात 2 दिन ये रोमानिया शहर में रही एयरपोर्ट पर। वहाँ किस तरह की दिक्कतें आई, बच्चे किस तरह से दहशत में थे, ये तमाम बातें हम रिद्धि से करेंगे। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुदर्शन का परिवार अब पूरी तरह से खुश है और भी जो बच्चे यूक्रेन और उसके आसपास फंसे हुए हैं उनके भी सुरक्षित आने की दुआएं अभी तक लगातार जारी है। उन तमाम बच्चों के लिए ये पूरा परिवार, आस पड़ोस के लोग जो हैं, उन तमाम बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हैं कि वो भी सुरक्षित अपने घरों की ओर वापस सकुशल पहुंचें। तो दर्शकों देखिए जिस तरह से लगातार रसगुल्ले खिला करके मुंह मीठा करवाया जा रहा है। तो चलते हैं रिद्धि के पड़ोस में ही जो रिद्धि की आंटी लगती हैं उनसे बात करते हैं। वो भी पिछले 9 दिन रात से लगातार रिद्धि को लेकर के दुआएं कर रही थी। ना केवल रिद्धि बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए जो भारतीय है, वो तमाम छात्र छात्राएं जो इस संकट की घड़ी में यूक्रेन और आसपास के देशों में बॉर्डर पर अभी भी फंसे हुए हैं, उनके लिए दुआएं चल रही है। तो बहन जी रिद्धि वापस आ गई है, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हो? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ आ जाए, अपने वापस आ जान। तो ये सानू बहुत खुशी हुई है। तो देखिए लगातार खुशी है। उन तमाम बच्चों के लिए भी दुआएं की जा रही हैं। वो बच्चे भी हमारे हैं, हमारे भारतीय बच्चे हैं। तमाम छात्र छात्राओं के लिए आज भी प्रत्येक भारतीय दुआ कर रहा है कि वो तमाम बच्चे सकुशल भारत वापस आ जाएं। रिद्धि के आने की खुशी आप सीधी देख सकते हैं। रिद्धि के माता पिता से भी बात करेंगे और रिद्धि से जानेंगे कि वो 9 दिन और वो 9 रातें इन्होंने कैसे बिताई। भारतीय सरकार को लेकर के भी इनसे बात करेंगे कि जो दावे किए जा रहे हैं और जिस तरह से दिखाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके साथ उन्हीं की जुबानी, उनकी आप बीती, रिद्धि के साथ क्या क्या हुआ, वो तमाम बातें करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर जरूर करते रहिए, अपनी राय जरूर देते रहिएगा। तो रिद्धि हमारे साथ है। आपने देखी तस्वीरें कि किस तरह से परिवार में खुशी का वो पल
जो हम और आप महसूस कर सकते हैं कि जिसका बच्चा पिछले 9 दिन रात से वो भी ऐसी स्थिति में फंसा हो जहां 2 देशों का युद्ध चल रहा हो, लगातार बमबारी हो, सायरन गूंज रहे हो, बंकरों में बच्चे कैसे रह रहे हैं, लगातार इतनी दहशत के बीच में 21 साल की रिद्धि है। शायद इन्होंने पहले ना कभी सुना था ना सोचा था कि इस तरह से युद्ध के दौरान भागम दौड़ में उन्हें ये समय देखना पड़ेगा। तो सीधा रिद्धि के पास चलते हैं। रिद्धि, ये 9 दिन रात कैसे बिताए, क्या महसूस किया, वहाँ की जो यादें हैं खट्टी मीठी अच्छी बुरी, वो तमाम हमारे दर्शकों को बताएं कि हालात हैं क्या वहाँ के, पहली रात क्या हुआ आपके साथ, किस तरह से वो सारे नज़ारे जो आपने देखे, बॉर्डर पर कैसे रातें बिताई, बर्फ़बारी भी हुई, मेरी आपसे लाइव बात भी हुई थी। उस वक्त आप 2000 छात्र छात्राओं के लंबे चौड़े समूह के साथ बॉर्डर की ओर पैदल चल रहे थे। तो वो हमें बताएं ज़रा कि वहाँ के हालात क्या हैं। अभी जैसे हम मतलब एक रात पहले ही सोए थे, सारे खुश थे कि हम सब अपने घर जा रहे हैं, टिकट्स वगैरह सबने बुक करवा लिए हैं। तो अगले कब की टिकटें हुई थी आपकी, कब आना था वापस? मुझे 1 मार्च को आना था। जो मेरे से पहले बच्चे थे उनकी 25 फ़ैब 27 फ़ैब ऐसे भी टिकट्स थी सबकी। तो सब खुश थे कि चलो हम अपना सामान पैक करके हम तो घर आ रहे हैं। हमने घर वालों को भी बता देता। उस समय कोई युद्ध वगैरह की बात नहीं थी? उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक इंडियन एम्बेसी से नोटिस पे नोटिस आए जा रहे थे कि जल्दी निकलो जल्दी निकलो। तो हम वही कर रहे थे कि जैसे तैसे हमें अपने घर जाना है। तो जब हम अगली सुबह उठते हैं तो मतलब बहुत शोर एकदम से बजा। कौन सी तारीख की बात है, कुछ याद है? ये 24 फैब, हाँ 24 फैब की बात है ये। हम सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठ के देखते हैं, नहीं 25 की है, 25 की। हम 25 को सुबह उठते हैं। जो मेरे साथ वाले जाने वाले थे वो बोलते हैं कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल होगी क्योंकि कीव एयरपोर्ट पे हमला हो गया है। तो फिर हमने आप देखा। कौन से शहर में रह रहे थे? हम इवानो फ्रांकिव्स में। इवानो में हमने देखा कि जो हमसे मतलब 3 किलोमीटर ही बिल्डिंग है, ठीक है, उधर वहाँ पे एक तो बम गिरा, ठीक है, उधर। और जो हमारा इवानो एयरपोर्ट है, ताकि बच्चे निकल ना सकें, उन्होंने वहाँ भी पूरा हमला कर दिया था कि मतलब उधर भी काला काला धुआं निकल रहा है। तो हम अपनी विंडो से देख रहे थे कि काला काला धुआं पता नहीं क्या है। आपके शहर में भी धुआं था? हाँ जी। तो हम ये देख रहे थे कि क्या है ये क्या नहीं, लेकिन हमें फिर बाद में पता चला कि ऊपर से जेट भी जा रहे हैं, सायरन की आवाज़ भी आ रही है। तो पहले 2 सायरन सुनते थे। एक तो छोटा सायरन मतलब वार्निंग मिलती थी कि कोई भी बाहर मत निकलना, मतलब सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ कि कोई बाहर मत जाना। और जब दूसरा सायरन बजता था तो वो थोड़ा मतलब लॉन्ग बजता था कि भाई इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हें बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, मतलब पूरी तरह से अलर्ट और आप बंकर में पहुंच जाइए। हाँ जी, मतलब यही था। तो हमारा जो बंकर था वो तो हमारे हॉस्टल के नीचे ही था। और जो जितने भी है हर एक फ्लैट में मतलब वहाँ पे था ही कि बंकर है हर एक के उसके नीचे। तो फिर हम जैसे मतलब देखा कि सारी फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई हैं और कोई जा नहीं सकता, तो फिर एक थोड़े पैनिक सी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई थी कि जाना है। फिर ऊपर से इंडियन एम्बेसी बार बार एक ही नोटिस दे जा रही थी कि निकलो निकलो। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम वहाँ से कैसे जाएँ। तो उसके बाद जो हमारी खुद की यूनिवर्सिटी है इवानो फ्रांकिव्स, उन्होंने मतलब हमारे डीन ने उन्होंने मतलब एक ही नोटिस जारी किया कि सब बच्चे 500 ग्रेवियंस दो, ठीक है, और जिनके पास पैसे भी नहीं थे, काफ़ी बच्चे थे जिनके पास पैसे भी नहीं थे। वो जो आपने बताया 500 ग्रेवियंस, वो भारत के अगर 1500 रुपए के बराबर है, भारत के 1500। हाँ जी। तो वो हमने सब दिए, सबने अपने नाम लिखवाए। और उन्होंने ये भी बोला कि जो नहीं देगा तो वो नहीं जाएगा। तो फिर जिनके पास जितने भी पैसे थे उन सब ने मदद करी एक दूसरे की कि सारे बच्चे यहाँ से निकल पाए, मोस्टली वैनों के। तो उन्होंने प्रेफर किया फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, मतलब पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर ऐसे 6th ईयर तक सारे बच्चे जाएंगे। तो सब निकले सुबह सुबह। पहले 9 बजे की बस थी, फिर रात को नोटिस आया कि अभी नहीं जा सकते, फिर क्योंकि मना कर दिया था संडे को निकलेंगे सुबह सुबह। तो उसके बाद हमें मतलब पता चला कि रात को लाइट वगैरह हमने एमसीबी गिरा दी क्योंकि सायरन बज रहे थे बाहर और लगातार मतलब ये फायरिंग हो ही जा रही थी, वहाँ पे सुनाई दे रहा था हमारे उधर। तो फिर इधर मतलब मना कर दिया था कि नहीं जाना कहीं भी। तो हम लाइट्स वगैरह बंद करके बैठे थे। खाना वगैरह जो था, हमारे पास में एक एटीपी मार्केट है, हम वहीं पे सारा सामान जितना भी लेके आ सकते थे, मतलब जो यूज़ हो सकता है, पास्ता, मैगी, ब्रेड, बटर, जो भी हम खा सकते थे, जूस वगैरह, हम वो लेके आए सारे सामान। और हमने इकट्ठा किया कि जितना भी हम कितने बच्चे थे आप लोग टोटल? हम कम से कम हमारे हॉस्टल में 240 बच्चे के आसपास थे, जो प्राइवेट हॉस्टल था। गवर्नमेंट में उससे भी ज़्यादा थे। तो वो मतलब अपने आसपास ही थे और हम अपना मतलब एक दूसरे से लगातार संपर्क था। हमारा संपर्क हो रहा था उस टाइम पे। बट घर वालों थोड़ा पैनिक ना करें इसलिए हम कुछ भी नहीं बता रहे थे घर में, क्योंकि हम मतलब वहाँ का सच
कहीं ना कहीं आप छुपा रहे छुपा रहे थे थे हमने। ताकि यहाँ ज्यादा दहशत, हाँ मतलब जी। माता पिता चिंता में ना हाँ जी, है। हमने घर पे गई नहीं बताया था कि यहाँ पे भी फायरिंग हो रही है और यहाँ पे भी मतलब बॉम्ब वगैरह गिरे हैं, यहाँ एयरपोर्ट बंद हो गया। हमने सिर्फ ये बताया था कि कीव और खरकीव में हम सेफ हैं, तो ताकि घर वाले पैनिक ना करें उस टाइम पे। तो जैसे हमें चिंता पता, तो हो ही जाती है। हाँ जी, तो जैसे हमें पता लगा कि हमें जाना है, ठीक है, हम सुबह निकले तैयार होके। पैसे वगैरह थे आपके पास? हाँ, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि पैसे नहीं विड्रॉल हो रहे हैं, हाँ जी, बैंक वगैरह बंद हो गए मोबाइल हैं, बैंक वगैरह एटीएम बंद वगैरह थे। नहीं चल तो रहे हैं। जो मतलब जिनके थ्रू में आई थी, जो मेरे एजेंट थे, उन्होंने कैसे करके भैया जो है उनके वहीं पड़ते हैं, उन्होंने करवा दिए थे वो अरेंज। तो फिर हम वहाँ से सामान लिया और लेके आ गए, बस में बैठे। फिर बस में बैठने के बाद हम बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, बस में तो हमने क्रॉस कर लिया। फिर मेरी जब आपसे बात हुई थी, कितने किलोमीटर जाना था आपको? हमें मतलब लगा लो कम से कम जाना था 800-900 किलोमीटर तो समथिंग इतना जाना ही था। उसके बाद एग्जैक्ट नहीं पता आपको? एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। उसके बाद जब हमें जैसे ही हम पहुंचे वहाँ पे, मेरी आपसे बात भी हुई थी कि हम रास्ते में चल रहे हैं अंकल, और हम यहाँ से काफ़ी, मेरे साथ 2-3 हज़ार बच्चे हैं और हम सारे निकल रहे हैं। तो हम पैदल पैदल वहाँ तक पहुँचे जैसे तैसे करके बॉर्डर पे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही लिखा था कि तुम बॉर्डर तक पहुँच जाओ, बाकी आगे हम देख लेंगे। बट लेकिन किन्होंने लिखा था? इंडियन एम्बेसी ने। बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। हम इंडियन एम्बेसी को लगातार कॉल पे कॉल करे जा रहे थे, सिर्फ 1 या 2 बंदे आते थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इतने सारे बच्चों में से 5000 बच्चों में से 4 बंदों को निकाल के ले जाते थे। और वो गेट सिर्फ इतने इतने से थे, उसमें वो इतना सा अंकल गेट खुलता था और वो गेट में सारे बच्चे रश करते थे और दौड़ते थे। मतलब काफ़ी बच्चों को उसमें चोट भी लगी, ट्रक भी वहीं से जा रहे हैं और इतना ज़्यादा मतलब बच्चे वहाँ बहुत पैनिक करने लग गए थे। काफ़ी सबको, कईयों को फ्रैक्चर भी हुआ, चोट भी लगी। वहाँ पे हमें ना तो ब्लैंकेट्स दिए, ना ही हमें खाने का अरेंजमेंट। सिर्फ 2 कैफ़े थे वहाँ पे, जितने देर वो भी जितने बच्चे बैठ सकते थे उतने बैठे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया था। वॉशरूम वगैरह हम बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं अलाउड था। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। देख सकते हैं कि जिस बच्चे ने कभी युद्ध के बारे में ना तो कभी सुना हो, देखना तो बहुत दूर की बात है, सपन में भी कोई बात नहीं थी कि कोई किसी प्रकार का युद्ध हो सकता है। ऐसे में धुआं धुआं पूरा शहर, आसपास बमबारी और फाइटर जेट की गड़गड़ाहट की तेज कानों को चीरती हुई आवाज़, और बच्चे छुपा रहे हैं अपने माता पिता से, अपने अभिभावकों से कि यहाँ स्थिति नॉर्मल है, लेकिन स्थिति वहाँ वास्तव में भारी डेंजर स्थिति से बच्चे निकल रहे थे। लेकिन हौसला भारतीय बच्चों का ये था कि वहाँ का सच फिर भी वो अपने माता पिता से छिपा रहे थे कि माता पिता ज़्यादा परेशान ना हो जाएं। किस तरह से इन्होंने अपने पैसे का अरेंजमेंट किया, बसेस की, और वहाँ से फिर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। जब बॉर्डर पर पहुँचे तो ये हालात थे कि इनको वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा था। खुली रात में, आसमान के नीचे काली रात में बर्फबारी हुई। जब बर्फबारी हुई तो कहाँ सोए आप लोग? हम वहीं बाहर, वो जो पेट्रोल पंप था ना, जहाँ भी मतलब खुले में, वहीं जितने जो बच्चे अपने अपने कंबल लेके आए थे, हमारे पास वो भी नहीं थे। हम आपके पास कंबल भी नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमें किसी ने बोला ही नहीं। हमें लगा वो वहीं पे मिलेंगे, उन्होंने कहा बॉर्डर तक आ जाओ। तो हम फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। वहाँ हमें बहुत ज़रूरत है इंडियन एम्बेसी की, और उन्होंने वहाँ पे हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। और अभी भी वहाँ पे फ़ोन नहीं उठाए या कोई? नहीं, कोई भी नहीं आया। और हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे थे, तो तब उन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। हम कम से कम 9 अटेम्प्ट्स दे के आए हैं वहाँ पे। 9 बार हम वहाँ से उस गेट से वापस इन्होंने हमको भेजा है कि जाओ। सिर्फ 4-4, 5-5 बच्चों को लेके जाते हैं। मतलब वहाँ पे अभी और भी पूरी रात कैसे बिताई ठंड में? वहीं पे, मतलब या तो उधर एक जो कैफे था, वहीं कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे बच्चे खुले आसमान के। सो तो पाए नहीं? सोए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अंकल स्नोफॉल भी हो रही थी, कहाँ सो पाते उसमें। -5 डिग्री समथिंग चल रहा था। फीवर मैंने सुना आपको हो गया था? फीवर हो गया था मुझे। फिर मैंने जितने भी मतलब कॉफ़ी वगैरह पी सकते थे, जितने पैसे थे हमारे, सारे वहीं लग गए थे उस कैफ़े में ही। जेब खाली? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। जैसे तैसे करके अगले दिन दोपहर को 3:30 बजे के आसपास बॉर्डर क्रॉस कर ही लिया। जब बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ पे गए 24 घंटे के बाद? हाँ जी। फिर उसके बाद जैसे हम पहुँचे दूसरी तरफ, तो उधर भी हमें जो रोमानिया के पीपल थे, वो जितने भी लोग थे, वो बहुत अच्छे थे। वो हमें खाना प्रोवाइड कर रहे थे, हमें साथ-साथ ब्लैंकेट्स भी दे रहे थे। बट हमें रहने को तो फिर भी नहीं मिला, हमें शेल्टर कहीं नहीं मिला। तो हम वहाँ रहे, वहाँ भी स्नोफॉल सेम,
मतलब वहाँ पे हम जस्ट ब्लैंकेट्स अपने वियर करके। रोमानिया में कितना समय व्यतीत किया? रोमानिया में मेरे को 1.5 दिन लग गया था। 1.5 दिन? हाँ जी। मैं अगले दिन ही मतलब शेल्टर में पहुंच पाई थी। कितने बच्चे थे आप रोमानिया में? मेरे साथ 4th 5th ईयर के सीनियर भी थे, मेरे इवानो के भी, टर्नोपिल के और विनित्सिया के। ये मेरे साथ ऑलमोस्ट सीनियर थे। जो मेरे साथ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे वो सारे घर आ चुके थे। तो तभी घर वालों से बार बार प्रेशर आ रहा था कि तुम कहाँ रह गए हो, आ जाओ आ जाओ ना। तो वहाँ पे घर वालों से भी बात नहीं हो पा रही थी। उधर उनका भी हम समझते हैं कि वो भी परेशान हो रहे थे। बस यही है कि सब घर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, सिम नहीं मिल रही थी। फिर सिम ले जैसे तैसे मैंने घर वालों को कांटेक्ट किया कि मैं ठीक हूँ। कितने घंटे तक आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया? 2 दिन तक मम्मी पापा से बात नहीं हो पाई थी। तो फिर उसके बाद 2 दिन के बाद मम्मी पापा को जब भी मैंने टेक्स्ट किया, बात की कि मैं ठीक हूँ, मैं शेल्टर में हूँ। जब हम शेल्टर में पहुँचे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से भी हमें, और फिर हमें 5 दिन का वीज़ा मिला था। हमें डर ये भी लग रहा था कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए तो हम यहीं फंस जाएंगे, हम निकल नहीं पाएंगे। तो जैसे तैसे फिर हमने इंडियन एम्बेसी को फिर से फ़ोन करे जा रहे थे कि हमें निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। तो हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी, जो हमारे वैनों के थे। दिक्कत यहाँ आ जाती है कि बच्चे जब वहाँ परेशान थे, इनका किसी से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, तो ये इंडियन एम्बेसी को फ़ोन कर रहे थे लगातार। उधर दूसरी तरफ बच्चों के लिए दिक्कत ये थी कि अभिभावक इन्हें फ़ोन किए जा रहे थे। मतलब 24 घंटे बच्चा परेशान, एक तरफ युद्ध, एक तरफ प्रदेश में बच्चा, 7 समंदर पार, और दूसरी तरफ एम्बेसी कोऑपरेट नहीं कर रही है। इधर से माँ बाप परेशान है, सर्द रातें, -5 डिग्री में एक 21 साल की बच्ची जिसने कभी ऐसा ना सुना ना देखा, उसके लिए सामने कितना बड़ा संकट था। जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए, ऐसे में 9 दिन और रात एक तरफ गोलाबारी हो रही है। फाइटर जेट जिनकी आवाज़ जब आप सुनते हैं तो वो एक कान से दूसरे कान में से जब निकलती है तो पूरे शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। ऐसे हालातों में काला धुआं, आसमान से बर्फबारी, खुले आसमान के नीचे, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को। आप बीती बता रही आपको, तो डर को आपने करीब से देखा रिद्धि? हाँ जी, मतलब एक टाइम पे तो ऐसा है नहीं कि हमें भी डर लगता है, बट उस टाइम पे मैं स्ट्रॉन्ग रही थी क्योंकि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो मुझे ये था कि इनको अगर मैं यहाँ पे रो गई या मैं थोड़ी हो गई तो ये मेरे साथ और टूट जाएंगे। जब आपको फीवर हुआ तब क्या महसूस कर रहे थे आप? जब फीवर हुआ तो तब तो मतलब ये था कि घर जाना है, जैसे भी करके बस घर ही आना है, क्योंकि यहाँ अब और सहा नहीं जा रहा था और इतना दर्द हो रहा था सारी जगह, मतलब कि पूरा पेन हो रहा था, सामान बदन टूट गया था। हाँ जी, पैदल चल के बहुत ज़्यादा, मतलब दर्द बहुत हो रहा था, मन नहीं कर रहा था, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, ठीक है, ब्लैंकेट्स नहीं मिल रहे थे। किस पे गुस्सा आ रहा था जब कोई आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा था, जब आपकी कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था? क्योंकि ये अब दिखा रहे हैं, फूल दे रहे हैं, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फूल देना, फ़ोटो खिंचवाना, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई इवैक्यूएशन नहीं होता। एक फ्री में फ़्लाइट करना कोई इवैक्यूएशन नहीं होता। जहाँ हमें ज़रूरत है, अभी भी वहाँ पे आपको पता है कम से कम बहुत सारे बच्चे, और इवन जब हम थे तो यूक्रेनियन पुलिस भी मतलब वहाँ पे वो भी गोली चला रही थी उधर, तो उधर भी डर लग रहा था। कुछ वीडियो ऐसे आए हैं कि बच्चों के साथ धक्का मुक्की की गई है, फायरिंग की गई है, क्या सच है ये सच है। जो मतलब जब हम थे तो वहाँ पे यूक्रेन पुलिस गोली चला रही थी और वो गोली किसी को भी लग सकती थी। वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे, भगदड़ भी मच गई थी, बहुत ज्यादा भगदड़। उस वक्त आप मौके पे थे? हाँ, मैं वही थी। मतलब मैं जब थी तो वहाँ से 2 ट्रक भी गुजर रहे हैं, बच्चे भी है, इतना ज्यादा रश, पीछे से भाग दौड़, वहाँ पे इतने बच्चे गिरे हैं, काफी बच्चों को चोट लगी, उनमें मैं भी गिरी थी। जब मुझे लगा, मैं बिल्कुल गेट पे थी, मैं 2 दिन पहले आ जाती, बट लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे से नहीं होगा, मैं आगे क्रॉस नहीं कर सकती, इतनी सफोकेशन, इतनी ज़्यादा, मतलब पूरा दम घुट रहा था, फिर वहाँ से मैं वापस गिव अप कर दिया था। काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे साथ गिव अप किया, हम सारे वापस कि हम जाएँ जैसे तैसे, अगले दिन ट्राई करेंगे, निकलेंगे। इतनी ठंड थी वहाँ पे, इतनी ठंड कि वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम ये सोच के बैठे थे कि अगर आज हमारा कुछ नहीं हुआ, हम इस बॉर्डर से नहीं निकल पाए, तो हम वापस इवानो जा रहे हैं, हम वहीं मर जाएंगे। बट यहाँ ये मन में आ गया था, ये मन में आ गया था। हमने यही सोच लिया था कि हम वहीं मर जाएंगे, बंकर में रह लेंगे, जैसे तैसे वहीं काट लेंगे, बट यहाँ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इस ठंड में मरने से अच्छा है कि वहीं चले जाएं। तो इसलिए हम कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं कर रहा था। उस टाइम पे हमारे मन में आ गया था, हम जा रहे थे वैनो टैक्सी करके वहाँ पे कैब करके वापस, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पैसे थे कि हमें जाना है। बट जब हमें लगा कि
चले जाएंगे, कर देंगे। फिर उधर भी जब सेम वहाँ पे सिचुएशन, ये बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी यही सिचुएशन है। खाने को मिल रहा है, नो डाउट, वो बहुत अच्छे हैं लोग, वो हमारा हेल्प वगैरह कर रहे हैं, बट लेकिन जो शेल्टर है और बसेस की सबसे गंदी वहाँ पे बात है कि जो बस हमें लेने आती है शेल्टर के लिए, वो 2-2 घंटे बाद, 4-4 घंटे बाद, और एक ही बस आती है। और इतने बच्चे हैं जो बॉर्डर क्रॉस कर करके आए जा रहे हैं, वो ऐसे ही बैठे हैं ठंड में, ब्लैंकेट्स ओढ़ के, अपनी अटैचियाँ बिछा के ऐसे ही बैठे थे, और हम भी ऐसे बैठे थे। फूल दिए जा रहे हैं, मैं हाँ। देख रहा हूँ कुछ वीडियो आ रही है, हवाई जहाज में बैठे हुए बच्चे हाँ जी। नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद की जा रही है। क्या है, मतलब दिखावा है, क्या कहोगे? ये मैं तो कहूँगी ये सिर्फ कि दिखावा ही कर रहे हैं, कि कुछ नहीं है ये। अगर जितनी हमें ज़रूरत थी तो वहाँ पे ही करें, और यहाँ पे कोई ये मतलब नहीं बनता इस चीज़ का कि आप एक फूल दे रहे हो, हमें वेलकम कर रहे हो कि वेलकम होम, ये कोई फ़ायदा नहीं होता। जब हम आपको लिटरली कॉन्टैक्ट करें, पहले तो आपने एडवाइसरी ऐसी जारी की कि तुम अपने आप आओ। हम कैसे आए, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम कैसे जाएंगे? काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनके पास कार्ड भी नहीं है, जो सिर्फ कैश लेके आए थे, जिनका कैश खत्म, डॉलर, ठीक है, और डॉलर भी उस टाइम पे एक्सचेंज नहीं हो रहे थे, वो कैसे आएंगे? इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। और अभी भी खरकीव में और कीव में बच्चे बंकर में बैठे हैं, वो कैसे निकलेंगे? उनके पास तो 1 रुपया भी नहीं है, और चारों तरफ ऐसे हो रहा है, सायरन बज रहा है, कभी हो रहा है। हाँ जी, बट इनको ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए, और ऊपर से ये गवर्नमेंट आके फूल दे रहे हैं, इनसे कोई वो नहीं होता। दिल्ली एयरपोर्ट पे कौन कौन मिला आपको? मैंने सुना है फूल वगैरह आपको भी दिए गए, हाँ जी, फोटो सेशन भी चला। हमारी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ, ये सारी जितनी भी गवर्नमेंट हैं, ठीक है, ये सारी स्टेट्स की खड़ी थी वहाँ पे, हम सबको फूल दे रहे थे। तो अभी आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो वो कर रहे हैं उतने में आप खुश हैं, या इससे और ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि अभी भी हजारों विद्यार्थी, हमारे देश के छात्र छात्राएं वहाँ मौजूद हैं, कुछ यूक्रेन के अंदर हैं, कुछ अलग अलग देश के बॉर्डर पर हैं। जो अभी पहले मेन बॉर्डर पे जो हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको पहले ब्लैंकेट्स वगैरह, शेल्टर वगैरह अरेंज करवाया जाए। खाना उनके पास नहीं है, वॉशरूम की सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बसेस का अरेंजमेंट, ये सब पहले प्रोवाइड करवाएं। और जब तक पहले खुद श्योर नहीं है वो कि वो हमारी हेल्प करेंगे, आगे सारे बच्चों को लेके आएंगे, तब तक उनको ये एडवाइजरी वगैरह जारी नहीं करनी चाहिए, और हर एक बच्चे को निकाल लें वहाँ से, ठीक है, और जितना भी कर सकते हैं अपनी तरफ से करें। मतलब ऐसे फूल वगैरह देने घर पहुँच गए हो, मिठाई खिलाई गई है, हाँ जी। कैसे महसूस कर रहे हो? माँ बाप से मिले हो? ये भी चिंतित थे बहुत ज़्यादा, आस पड़ोस के लोग, आंटी ने जैसे लगातार सभी मोहल्ले पड़ोस के लोग, पूरा घरोंडा दुआएं कर रहा था। क्या कहोगे, क्या महसूस कर रहे हो? अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो खुश हूँ। ठीक हो? हाँ जी। सभी का शुक्रिया करोगे? हाँ जी। जी, हाँ जी। दिल से सभी चाह रहे थे कि रिद्धि के लिए दुआएं की जा रही थी। अभी भी हमारे घरोंडा के कुछ छात्र वहाँ पर हैं, हाँ रुके जी, हुए वहीं हैं। पे ही हैं अभी, कुछ एयरपोर्ट पे, कुछ बॉर्डर्स पे हैं, तो वहीं पे फंसे हुए हैं अभी। जी, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब अपने घर आ जाएं, और हाँ जी, पूरा परिवार। अब ठीक है, आप हाँ रिलैक्स? जी, हाँ जी, शरीर में कोई दर्द वर्द अब भी है या अभी भी है, बस सोऊंगी अभी भी थोड़ी है? देर में। नींद क्योंकि कई हाँ, रातों से क्योंकि सोए नींद नहीं हो। पूरी नहीं हुई है, बस जी। इसीलिए। तो हाँ जी। कभी कल्पना की थी कि इस तरह का भयानक दृश्य भी कभी आपकी आंखों के नहीं, सामने हम आप तो देखो? पढ़ने गए थे, हमें तो ये था कि हम अपनी MBBS वगैरह करके ही आएंगे। जी, तो 1-2 साल बाद आना, उसके बाद हमारा क्रोक का एग्ज़ाम होता है, ये सारे एग्ज़ाम दे के आएंगे आराम से। कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आएंगे। जी। हाँ तो जी। क्या आप क्या कहना चाहोगे पूरी दुनिया से कि शांति कायम हो, युद्ध अच्छी बात नहीं है? हाँ जी, मैं यही कहूँगी कि युद्ध अच्छा नहीं होता, और इसे रोक दो, जस्ट स्टॉप द शांति होनी वॉर। हाँ चाहिए। जी, बिकॉज़ काफ़ी सारी लाइफ्स मैटर करती है, और हर कोई मतलब अपने लिए, चाहे वो यूक्रेनियन हो, चाहे वो रशियंस हो, कोई भी हो, पूरी दुनिया हाँ, में पूरी शांति दुनिया में हो, कोई भी हो, अमन हो। हाँ जी, उन सब की लाइफ मैटर करती है। और बच्चे हैं, सब अपने करते हैं, और सबको प्यार करते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना क्योंकि चाहिए। हाँ जी। रिद्धि थी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और वहाँ की जो खट्टी मीठी यादें थी, वहाँ के जो भयानक दृश्य थे, किस तरह से इन्होंने बताया कि पूरा शहर धुआं धुआं हो गया था, बस लेने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बॉर्डर पर जब ये आई तो वहाँ अलग ही तरह की दिक्कतें थी। तमाम दिक्कतों के बीच से गुजरते हुए 21 वर्ष की इस मासूम ने आखिरकार सफलता हासिल की, और सकुशल अपने घर वापस अपने परिजनों के बीच लौट आई, और यहीं से कामना कर रही है कि वो तमाम इनके साथी, वो तमाम विद्यार्थी, वो छात्र छात्राएं सकुशल
सकुशल इसी तरह से अपने अपने परिजनों के बीच पहुँचे। सरकार से भी इन्होंने आग्रह किया है कि जो ज़रूरी है, इन्होंने एक सलाह दी है, वो किया जाए। तो इसी तरह से मेरी भी जो ये कामना है कि हमारे जो आसपास के बच्चे हैं, हमारे देश के जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो तमाम छात्र छात्राएं जल्द से जल्द सकुशल अपने देश में वापस लौटें, अपने परिजनों के बीच वापस लौटें। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, रिद्धि के माता पिता से भी बात करेंगे। तब तक आप शेयर करते रहिएगा रिद्धि के माता पिता का क्या कहना है। सुदर्शन हमारे साथ है, बेटी को सुना। दरअसल जब बेटी बता रही थी तो मैं देख रहा था कि सामने बैठे हुए सुदर्शन ये देख रहे थे कि वास्तव में इतना कुछ बच्चों ने छिपाया ताकि माँ बाप परेशान ना हो, और वो तमाम संकट, वो तमाम दुख बच्चों ने अपने ऊपर झेले। लेकिन आज सकुशल रिद्धि घर वापस लौट आई है। क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी महसूस कर रहे हैं कि रिद्धि वापस सकुशल लौट आई है? बिल्कुल जी, हमें बहुत खुशी है, हमारे बच्चे अपने घर पे आ गए, और हमें इन बच्चों पे गर्व भी है, सभी बच्चों पे, कि जिन्होंने भाई अपने माँ बाप का इतना ध्यान रखा, और अपना जैसे देश की जो हमारी संस्कृति है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों ने जैसे अपने माँ बापों को कोई चिंता नहीं होने दी। तो अब हमें बहुत खुशी है जी, हमारे बच्चे जैसे घर पे आ गए हैं, और यही दुआ है कि सभी के बच्चे घर पे आ जाएं, और सरकार से भी यही अपील करते हैं कि जितना भी जोर लगा के अपने भारत के एक एक बच्चे को वहाँ से निकाला जाए, और सबके बच्चे अपने अपने वतन में स्वदेश सकुशल लौटे। तो रिद्धि के पिताजी सुदर्शन ने भी यही कहा कि बहुत खुशी है, और उन तमाम बच्चों के लिए भी दुआएं कर रहे हैं कि उन सभी के बच्चे, जिनके बच्चे हमारे देश के बच्चे यूक्रेन में विभिन्न बॉर्डर्स पर या विभिन्न शहरों में फंसे हुए हैं, वो भी सकुशल जल्द से जल्द जो है भारत सरकार से उन्होंने मांग की है कि वो तमाम बच्चे अपने अपने परिजनों के बीच में पहुँचें। रेखा शर्मा रिद्धि की मम्मी है, उनसे जानते हैं, जो दिन रात चिंतित थी उस दौरान जब रिद्धि यूक्रेन में थी, तब भी मेरी इनके साथ चर्चा हुई थी और हमने लाइव रिद्धि से बात की थी, जो आपने भी देखा था। आज क्या महसूस कर रहे हो? बेटी घर आ गई है। बहुत खुशी महसूस हो रही है जी कि बच्चा घर में आ गया। मैं कहते हैं ऐसे सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के पास आए जी, और यही अपील है मेरी इस बार सरकार से, जितनी कोशिश हो के पहले तो बॉर्डर से बच्चे निकालें, और जितने भी फंसे हुए हैं, चाहे वो कीव है चाहे कहीं भी है, एक एक बजे रेस्क्यू किया जाए, आर्मी रेस्क्यू कराया जाए जी। और इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत देखे है मैंने तड़प, जिस तरह सुना है आई कांट स्पीचलेस जी। तो कहना बच्चों की हिम्मत देखिए कि इतना कुछ उन्होंने छिपाया, अगर वो बता देते तो मेरे ख्याल से माँ बाप का तो जो है, मतलब मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। बच्चों ने बहुत कुछ छिपाया, हिम्मत नहीं हारी। ये अपने पेरेंट्स का भी एक संस्कार होते हैं भाई, अपने माँ बाप को दुख ना दे। हम पढ़ने के लिए गए हैं, अब वो कह रही थी ना कि हम तो पढ़ने, हमने सोचा भी नहीं था हम इस तरह आएंगे जी। तो अब हमें तो ये चिंता है कि बच्चे जैसे अब पढ़ने गए हैं, आवाज़ सिटी ख़त्म हो रही है, तो आगे इनका भविष्य भी खतरे में। भारत सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है जी? ये मुझे प्लीज़, मेरे के सभी पेरेंट्स का यही सवाल है कि अभी हमने इतने लाखों रुपए लगा के बच्चे भेजे हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि हम टाटा बिरला हैं, हम ही मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो आगे इन बच्चों का क्या भविष्य है? मेडिकल स्टूडेंट हैं ये, प्लीज़ इनके लिए कुछ किया जाए, सभी बच्चों के लिए। ये नहीं कि मेरी बच्ची है, सभी के लिए, जो 4th ईयर है, 5th ईयर स्टूडेंट है या 1st ईयर है, सभी के लिए मेरी मोदी जी से अपील है कि कुछ ना कुछ किया जाए, और पहले तो सबसे पहले सुरक्षित बाहर निकाला जाए बच्चों, एक एक बच्चे पे बाहर निकाला जाए। तो देखिए, ये आज जो है बच्ची जब घर वापस आई है तो खुश भी हैं, लेकिन उन तमाम बच्चों के लिए भी परेशान हैं कि वो बच्चे भी हमारे हैं, और जितने भी बच्चे अभी यूक्रेन या आसपास के देशों में बॉर्डर पर हैं, उनके लिए सरकार से आग्रह किया है कि सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उन तमाम बच्चों को अपने स्वदेश भारत वापस लाया जाए, ताकि वो अपने परिजनों तक सकुशल पहुँच सके। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, रिद्धि से बातचीत कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिए और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।